नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले टॉप 10 वीडियोस। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाने के लिए लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया गया। दूसरी ओर मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े दिखे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने इमैनुअल मैक्रों का पुतला फूंका और मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ की गई टिप्पणी का विरोध किया। महाराष्ट्र के धुले में वंडर सीमेंट फैक्ट्री में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर हंगामा किया। यहां कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के भीतर तोड़फोड़ की और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में अचानक से भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पार्टी ने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की और सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक अनोखा हादसा देखने को मिला, जहां एक शख्स की जान बाल बाल बच गई। यहां एक मोड़ पर एक बाइक सवार एक कार से टकरा गया और उछलकर कार की छत पर गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश में बहराइच के फखरपुर इलाके में एक दुकान के भीतर मोबाइल में धमाका हो गया। मोबाइल में अचानक हुए ब्लास्ट से दुकान के भीतर काफी देर तक अफरा तफरी रही। राजस्थान में अजमेर के नसीराबाद में चारे के विशाल ढेर में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। रही सही कसर तेज हवा ने पूरी कर दी और पूरे बाड़े में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में कुतिया के 5 बच्चों के जन्म देने पर अनोखा जश्न मनाया गया। यहां कुतिया के मालिक ने धूमधाम से पूजा करवाई। वहीं इस पूजा के बाद गांव के लोगों को भोज दिया गया और कुत्ते के बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में 2 दिन से एक गहरे गड्ढे में गिरे एक बैल को बाहर निकाला गया। बैल को स्थानीय लोगों और पुलिस टीम की मदद से बचाया गया। हरियाणा में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम एक्शन में आ गई है। एसआईटी ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत है। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज इस मामले को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सरेआम हत्या की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। निकिता तोमर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी हत्या इस कदर की जाएगी, लेकिन आरोपी तौसीफ ने कॉलेज के बाहर उसे दिन दहाड़े गोली मार दी और फरार हो गया। इस हत्या में शामिल दोनों आरोपी बाद में गिरफ्तार कर दिए गए। इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए गठित एसआईटी अपने काम में जुट गई है। इस सिलसिले में एसआईटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एसआईटी के 3 मेंबर हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके एसआईटी में गठित मेंबर हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और हमसे मिलकर वो चले गए। आज से आपकी जांच हम शुरू कर। धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बना रहा था। ये कब पता चला आपको? जब 2018 का मामला था तब या बाद में पता चला? 2018 में ही पहले भी उसने ये ऐसे डाला था। उसके बाद 2 साल से कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब उससे बात कर। हत्याकांड में लव जिहाद का एंगल सामने आने के बाद पूरे सूबे में बवाल मच गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने न सिर्फ निकिता हत्याकांड की बल्कि 2018 से अब तक इससे जुड़े सभी मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच इस बात की भी होगी कि साल 2018 में परिवार ने निकिता के अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे वापस किसके दबाव में लिया था। उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की दबंगई नहीं चलने दूंगा। मैं सिसक कर लड़कियों को मरने नहीं दूंगा। मैं इस प्रकार की प्रदेश में किसी को दादागिरी करने नहीं दूंगा।
इस मामले में दोनों आरोपियों से जुड़े कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोपी तौसीफ का चचेरा भाई मेवात में नूह से कांग्रेस विधायक है। गृह मंत्री अनिल विज को इस बात का अंदेशा है कि 2018 में कांग्रेसियों ने दबाव डलवाकर परिवार से शिकायत वापस लेने के लिए एफिडेविट दिलवाया होगा। उधर पुलिस का दावा है कि उसके पास अदालत में पैरवी के लिए सबूत काफी हैं। पुलिस की फॉरेंसिक टीम को आरोपी तौसीफ के हाथ पर गन पाउडर मिला है, जिसका मिलान उस देसी पिस्तौल से किया जाएगा जिससे निकिता को गोली मारी गई। मिलान हो जाता है तो तौसीफ को अपराधी साबित करना और आसान हो जाएगा। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर छात्रों और महिलाओं के संगठनों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया। यहां हुए एक प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने, और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी वहां पर हंगामा कर रहे थे उनसे बात भी। इनकी साफ तौर से मांग भी यही है कि हत्यारों को फांसी दी जाए। और बात भी कर लेते हैं, देखिए कुछ महिला संगठन भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप मांग कर रही हैं निकिता के लगातार न्याय की मांग कर रही, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार से कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे, बल्कि उनका एनकाउंटर किया जाए। आप एनकाउंटर की मांग कर रही हैं और प्रदर्शन पर लगातार क्या एनकाउंटर, क्योंकि न्याय प्रणाली है, न्याय जो अदालतें हैं वो अपने तरीके से फैसला करती हैं, लेकिन आप विरोध कर रही हैं। नहीं, देखो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि न्यायपालिका अपने तरीके से करती है। जैसे निर्भया को 7 साल 8 साल बाद न्याय मिला था, तो इसी तरह और निर्भया खड़ी हो जाएंगी। जो प्रशासन प्रणाली है बहुत ही सुस्त है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के चलते उनको न्याय जल्दी देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप भी लगातार की मांग इसलिए हो रही है कि जैसे निर्भया को इंसाफ मिलते इतना टाइम हो गया, तो इतने और निर्भया खड़ी हो गई और निकिता खड़ी ना हो, इसलिए एनकाउंटर की मांग हो रही है। जो भी ये करने वाले होते हैं ना, एक तो किसी भी चीज को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि कोई भी धर्म का हो, सबको मिलके इस विरोध करना चाहिए इसका। कल को किसी की भी बेटी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई और भी हो सकती है, तो इसलिए एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं ताकि और निकिता ना बढ़े। हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता की दिन दहाड़े हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि राजधानी दिल्ली से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ गई। यहां वर्चस्व की लड़ाई में एक बदमाश ने दूसरे बदमाश के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप जाएंगे। एक बदमाश ने दूसरे बदमाश के सिर में सीधे गोली मार दी। ये सीसीटीवी तस्वीर दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में एक बदमाश पवन गहलोत ने दूसरे बदमाश विकास को मौत के घाट उतार दिया। भागते हुए बदमाश विकास को पहले तो उसके सिर पर गोली मारी गई, और जब वो गिर पड़ा तो दूसरी और तीसरी गोली भी दाग दी गई। पुलिस से बेखौफ बदमाश पवन यही नहीं रुका, उसने मोबाइल से दम तोड़ते विकास की तस्वीर भी ली और बड़े इत्मीनान से मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हत्या की यह घटना अब वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी में असंतोष की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत हो गई। यहां 10 में से 5 प्रस्तावकों ने अपना नाम वापस ले लिया। इससे रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। बिहार के औरंगाबाद में पहले चरण के मतदान के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। यहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के लगाए 4 किलो आईईडी को बरामद किया। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर मर्डर कांड के आरोपी तौसीफ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बताया कि निकिता किसी और से शादी करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। ऐसा आदेश दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिया गया है। शेयर बाजार बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 599 अंक लुढ़ककर 39,922 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक फिसलकर 11,729 पर बंद हुआ। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। आलू प्याज तो लोगों को रुला ही रहा है, अब टमाटर भी लाल हो गया है। बाकी सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे। आलू प्याज की जमाखोरी कर व्यापारी चांदी काट रहे हैं, जबकि जो ग्राहक हैं, आपके हमारे जैसे लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हाल ही में सरकार ने आलू प्याज को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया है, लिहाजा व्यापारी अब बेधड़क जमाखोरी कर रहे हैं और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ऐसा नहीं है कि देश में प्याज का उत्पादन और भंडारण कम हो गया है, लेकिन प्याज पब्लिक को रुला रहा है। इसकी कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वजह जमाखोरी पर पाबंदी का नहीं रहना।
सरकार ने हाल ही में प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है, लिहाजा जमाखोरी बढ़ गई और प्याज महंगी हो गई। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है और फायदा जमाखोरों को। इससे हर घर के भोजन का जायका बिगड़ गया है। ये दाम काफी बढ़ रहे हैं और हम लोग के बजट से ये भारी एक्सीड कर गया काफी, और कम खा रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्याज काटते वक्त जो आंसू निकलते हैं वो बिना काटते ही अभी आंसू निकलने लगे। इतना महंगाई हो गया आजकल। वी शुड डू समथिंग अबाउट इट डेफिनेटली। जानकारों का कहना है कि थोक कीमत पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन है, लेकिन खुदरा बाजार के लिए कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि थोक मंडी से सब्जियां खुदरा बाजार पहुंचते ही महंगी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ जाने से भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। प्याज का रेट ज़्यादा बढ़ गया, टमाटर का रेट भी बढ़ गया था। टमाटर रेट इस समय गिर रहा है, इसमें 60 रुपये चल रहा है, और आलू का रेट 50 रुपये चल रहा है। नया आलू जो आ रहा है वो 60 रुपये चल रहा है। प्याज 70 रुपये किलो चल रहा है। महंगी है ये सब्जी, क्या करें हम लोग? वजह क्या, जो महंगी आती तो महंगी बेचना ही पड़ता हमको। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? बेरोजगार हो रहा है, लोग परेशान हाल हैं। फिलहाल आसमान छूते प्याज के दाम नियंत्रित करने के लिए ईरान और मिस्र के बाद अब तुर्किस्तान से भी प्याज मंगाया जा रहा है। उम्मीद है कि प्याज की आवक बढ़ने से कीमतों में कमी आएगी। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से हर परिवार का बजट बिगड़ गया है। मुंबई में सब्जियों का क्या भाव है और वहां के लोगों का इस महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे लोगों को घर पे खाने का सामान यानी सब्जियां आती हैं वह अधिक इस वक्त महंगी दिखाई पड़ रही हैं। अब टमाटर की बात करें, जो लाल लाल टमाटर होता है उसका रंग इस वक्त और लाल हो चुका है क्योंकि उसका भाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्याज की बात करें, प्याज भी बहुत अधिक महंगाई दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर आलू की बात करें, आलू भी काफी अधिक महंगा दिखाई पड़ रहा है। और कारण साफ है, देखिए जो लोग किलो किलो ले जाते थे वह अब कहीं आधा किलो या पाव किलो ले जा रहे हैं। कारण साफ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। अगर हम आज के भाव की प्याज की बात करें तो 90 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक प्याज मिल रहा है। अगर हम आलू की बात करें, आलू 55 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो मिल रहा है। और यह हालत है मुंबई के सब्जी मार्केट का और यही वजह है कि हर जगहों पर भाव लगातार बढ़ा हुआ है। हम इस वक्त मुंबई के ताड़देव इलाके में हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सब्जी मार्केट जो है, सब्जियां सब कुछ हैं लेकिन सभी के भाव बढ़े हुए हैं। सीधे हम पहले जो ग्राहक है इनसे जान लेते हैं क्योंकि सब्जियां ये लोग लेते हैं। माता जी क्या कहेंगी, आप सब्जी ले रही हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। बोले ना बाबा, हर चीज का भाव बढ़ गया है बाबा। अभी गरीब लोग क्या खाएंगे? कांदा भाजी का हर भाव बढ़ गया है। बढ़ गया है तो आप जो ज्यादा सामान लेती थी वो कम लेना पड़ रहा है अभी आपको? ज्यादा लेना पड़ता है। 500-1000 रुपए लेके जाते हैं, उसमें खाली 100-50 रुपया बचता है हम लोग के पास। तो खाएंगे क्या हम लोग? वो डाली अच्छी है तो दो टाइम तो खा सकते हैं गरीब लोग। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। और भी लोग यहाँ पे हैं, आप क्या कहेंगे? बस आप जाहिर सी बात है, सब्जियां घर पे जाती है आपके भी और जेब हल्की हो रही है आपको। क्या है, इतनी महंगाई का जो मार है सामान्य जनता न सह रही है। ये सरकार को इसके सामने ध्यान देना चाहिए कि गरीब लोग को किस तरह से ये चीज़ें सस्ती मिले। इन्होंने कुछ अपने हिसाब से गवर्नमेंट कोटे से सब्जी या ऐसा कुछ लाके सस्ते भाव में पब्लिक को देना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में बगावत हो गई है। बीएसपी के प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 में से 5 प्रस्तावकों ने निर्वाचन अधिकारी से अपना नाम वापस लेने का आवेदन कर दिया है। 5 विधायक असलम चौधरी, असलम राइनी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद, गोविंद जाटव ने विधानसभा पहुंचकर यह आवेदन दिया। उधर बीएसपी विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि सभी विधायक नामांकन के समय खुद मौजूद थे और ऐसे में उनको नाम वापस लेने का हक नहीं है। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने भी कहा कि किसी प्रस्तावक को अपना नाम वापस लेने का प्रावधान नियमों में नहीं है। ऐसी भी खबर है कि कई और विधायक मायावती के खिलाफ जा सकते हैं। नाराज विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। इससे पहले बीएसपी विधायक दल में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा में सोनीपत के गन्नौर में मशहूर हरियाणवी गायक सुमित गोस्वामी के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाश गायक के दतौली गांव के आवास के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ हवा में गोलियां चलाईं। इस फायरिंग से मौके पर हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने घरों में घुस गए। तमंचा लहराते हुए नजर आए हैं और आप सुन सकते हैं कि कैसे इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां घर के बाहर चलाई हैं सुमित गोस्वामी के, और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी लगातार देते रहे।
आरोपी लड़के फायरिंग और धमकी देकर बड़े आसानी से यहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है और इस वारदात में शामिल इन दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीएसपी नेता मलूक नागर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। ये छापे मलूक नागर के गाजियाबाद, हापुड़, गढ़, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के ठिकानों पर मारे गए। ये कार्रवाई बीते 6 साल के दौरान आयकर रिटर्न में कारोबार कम दिखाने को लेकर पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सली भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने मौके से माओवादी लेख और भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया है। नवी मुंबई के वाशी सरकारी अस्पताल में मृत मरीज के परिजनों ने गार्ड, डॉक्टर और नर्स की पिटाई कर दी। गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ भी की। आयकर विभाग ने फर्जी बिलिंग करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, पंजाब समेत 42 जगह पर छापेमारी की है। इस केस में आयकर विभाग ने एंट्री ऑपरेटर संजय जैन और उनके लाभार्थियों से 62 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉपर कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को सीएम योगी ने सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव पंकजा मुंडे ने कोविड-19 संकट के समय में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के कामकाज के लिए उनकी सक्रियता की प्रशंसा की है। मुंडे ने ट्वीट कर कहा कि आश्चर्य होता है कि कोरोना संकट के दौरान भी आपकी व्यस्तता कम नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को न उठाने वाले बयान की शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़ी आलोचना की है। शिवसेना सांसद राउत ने महबूबा के इस बयान को राष्ट्रद्रोह बताया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद के किशनी में महिला की हत्या के आरोप में पकड़ा गया युवक साइको किलर है। पुलिस के मुताबिक वो अब तक अपनी मां सहित 7 लोगों की हत्या कर चुका है। हत्या करने के बाद शव को दफनाकर वो उस जगह पौधा लगा दिया करता था। त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली के लिए हिमाचल की एचआरटीसी बस सेवा शुरू होने की संभावना नहीं है। दिल्ली सरकार को बस सेवा शुरू करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को एक बार फिर स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डों पर विमानों की पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है। हवाई अड्डे से सटे एशिया प्रशांत विमान डिपो में 100 से ज्यादा विमान खड़े हैं। अब वहां विमानों को खड़ा करने की जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में दावा किया है कि उनके बेटे बैरन ने तुरंत कोरोना वायरस को मात दे दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बैरन के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी, लेकिन 15 मिनट बाद दोबारा उसकी तबीयत पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि बैरन का वायरस जा चुका है। 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक पहले चरण में शाम 6 बजे तक 53.54% वोट पड़े हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही वोटर पहुंचने लगे। कोरोना महामारी के बावजूद वोटर्स में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा खत्म हो गई। सुबह से ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। आम से लेकर खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोविड महामारी के माहौल में लोगों ने इसकी गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोट किया। प्रशासन की ओर से इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई थी, जिसकी निर्वाचन आयोग ने सराहना की और लोगों से इसी उत्साह के साथ आगे भी वोट करने की अपील की। मैं आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हैं बिहार के वोटर्स, जिन्होंने इन दुरूह परिस्थितियों में आकर वोट दिया। फिर हैं बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एंटिटीज, जिन्होंने इतनी मैच्योरिटी से ये चुनाव करवाया और हमें चुनाव उसको करवाने का मौका दिया। कुछ जगह शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कत की खबर आई थी, लेकिन बाद में फिर से वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और शाम 5 बजे तक 52.24% मतदान हुआ। पहले चरण की वोटिंग में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण में जिन मंत्रियों के भाग्य का फैसला वोटरों ने ईवीएम मशीन में कर दिया है, उनमें जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद और राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं।
पहले चरण की वोटिंग में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 42, जबकि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 35 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8, हम के 6 और वीआईपी के 1 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आरएलएसपी के 43, एलजेपी के 42 और बीएसपी के 27 उम्मीदवारों की किस्मत पर भी जनता अपनी मुहर लगा चुकी है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। पहले फेज की वोटिंग के साथ ही सियासी दलों की नजर 3 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की परीक्षा पर टिक गई है। तो बिहार पर आज चुनाव का रंग चढ़ गया है। बिहार के अलग अलग शहरों में वोटिंग की तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं। सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, मोकामा, जमुई, बांका, इमामगंज और पालीगंज की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि आज किस तरीके से इन अलग अलग जिलों में आज वोटिंग संपन्न हुई है। शाम 6 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो 53.54% वोटिंग प्रतिशत रहा। हालांकि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई थी, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, तो उस दौरान वोटर्स में इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वोटर्स में उत्साह दिखा, घरों से लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि कोरोना काल का ये पहला चुनाव है जिसमें वोटिंग हुई है। इस दौरान तमाम तरह की पाबंदियां भी थी और तमाम तरह के खास इंतजाम भी थे। तो इन खास इंतजामों के बीच आज की वोटिंग संपन्न हुई है। अभी बिहार में 2 फेज और बचते हैं, जिनमें 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। बिहार में जमकर वोटिंग हुई तो कुछ लोग सरकार से खासे नाराज भी दिखे और उन्होंने चुनाव बहिष्कार भी किया। शुभ्रा सुमन हमारी संवाददाता जो कि बिहार में मौजूद हैं और अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स भेज रही हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट। आरा शहर और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन विकास कितना हुआ है, विकास के पैमाने पर सरकारें कितनी खरी उतरी हैं, वो पोलिंग डे के दिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कोसियर गांव है, तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, कोसियर गांव है। यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हैं इस पोस्टर से आपको दिखाई पड़ जाएगा, समझ आ जाएगा। एक पुल की मांग है सिर्फ इन गांव वालों की, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तमाम जो योजनाएं हैं, जो 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, जिससे जल नल घर घर तक पहुंचाने की बात है, उसका कोई भी असर इस गांव में नहीं हुआ। इस गांव के लोग परेशान हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है, लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करें। ये पोस्टर लेकर आप लोग मौजूद हैं, क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि देखिए काम तो बहुत जगह पर नहीं हुआ है। सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन फिर 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि आप लोगों ने कहा कि हम वोट ही नहीं? जितने भी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं मुकेश बता देना चाहता हूं कि मैं तड़ारी विधानसभा के कोसियर ग्राम में जन्मा पला बढ़ा हूं और दुख इस बात की है कि जो भी मतलब प्रतिनिधि बने वो इस गांव के जनता की सेवा ढंग से नहीं कर। चाचा, तो पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया है कि खूब मांग करते रहे, कोई नहीं सुना? साल से मांगते रह गए, आज तक हमारा पुल और रोड नहीं बना। इसलिए हम लोग, हमारा जो अधिकार है हम लोग अपना सामने प्रकट कर दिए। पूरे गांव में कोई वोट, पूरा एक मत बने? एक मत, सौसे गांव के आदमी मीटिंग, सभा मीटिंग करके तब हम लोग बहिष्कार किए हैं। नहीं देंगे वोट? वोट नहीं देंगे? नहीं। काहे नहीं देंगे? पुल नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो हो जाएगा काम? आप लोगों को लगता है? होके या न होके, हम लोग मान लीजिए 5 साल के बाद फिर आएंगे वोट लेने के लिए, फिर वही काम हम लोग करेंगे। नहीं बनेगा तो नीतीश बाबू से जो उम्मीद लगाई थी वो नहीं पूरी हुई। हम लोग का मंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, हम लोग का रोड चाहिए, पुल चाहिए, विकास का काम चाहिए, बस यही चाहिए। और हम लोग क्या कहेंगे, यही सब उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो फिर अगला बार भी बहिष्कार करेंगे, फिर नहीं वोट देंगे जब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है वोट देने का। यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि 20 साल से करीब ये मांग कर रहे हैं और 10 साल से वो उम्मीद लगाए मौजूदा सरकार से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कामकाज नहीं हुआ, पुल नहीं बना और आखिरकार ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि बहिष्कार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी पुल नहीं बना तो अगले बार फिर से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम इनका नहीं जब तक होगा तब तक क्या फायदा सरकारों के रहने का। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। और बिहार में जब पहले दौर के लिए वोटिंग चल रही थी, उसी बीच दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दलों पर बरस रहे थे।
उन्होंने लालू राज के बहाने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने अपनी रैली में कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार का भला नहीं होने वाला। बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों पर जब लोग लाइन में लगकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोट डाल रहे थे, तब पीएम मोदी की निगाहें आगे की 172 सीटों पर टिकी हुई थी। लिहाजा उन्होंने दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक विरोधियों को जमकर कोसा। उनके निशाने पर खासतौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रहे। पहले के समय जो लोग सरकार में थे, उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। पीएम मोदी ने विरोधियों को जमकर लताड़ा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोरदार तरीके से सराहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। उन्होंने वोटरों को लुभाने के हर हथकंडे अपनाए, विरोधियों पर तंज कसा तो आत्मनिर्भर बिहार के लिए वोट करने की अपील भी की। एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम की तीनों रैलियों में सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। पीएम बार बार ये भी जताते रहे कि एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश ही हैं। बिहार के चुनावी रण में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सक्रिय रहे। उन्होंने पश्चिम चंपारण और दरभंगा की रैली में पीएम मोदी को रोजगार के मुद्दे पर घेरा और नीतीश कुमार के बीच दौरान जमकर आलोचना की। उधर चिराग पासवान ने भी मुंगेर कांड को लेकर नीतीश पर निशाना साधा। का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जोरदार तरीके से घेरा। उन्होंने पीएम पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अब 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही तो जनता भगा देगी। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो, देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। उधर तेजस्वी और चिराग ने भी सीएम नीतीश कुमार पर डबल अटैक किया। तेजस्वी ने मुंगेर हिंसा को लेकर नीतीश की जनरल डायर से तुलना की तो एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए, मुंगेर में जिस तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के, और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के।
किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। नेताओं का पूरा जोर दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग वाली 172 सीटों पर टिका है। बिहार का पूरा चुनाव फिलहाल नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव पर फोकस है। नीतीश एनडीए का चेहरा है तो तेजस्वी महागठबंधन का। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी 3 नवंबर को होने वाली दूसरे फेज की वोटिंग की तैयारी में जुटे रहे। उन्होंने मोतिहारी में एक रैली की जिसमें काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। इस रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने धोखा देने का काम किया है। रैली में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी दीपक कुमार कुशवाहा के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। के कारण हमको वोट किया, इनके कारण हमको वोट किया। इस बार हम आग्रह कर रहे हैं कि उन लोगों के कारण हमको वोट मत दीजिए। कम से कम एक बार इस बार अपने 5 बच्चों के कारण वोट देने का काम बिहार चुनाव में एक ट्वीट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की थी। इस ट्वीट पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर उपचुनाव में जनसंपर्क के दौरान रुपए बांटने का एक वीडियो वायरल हो गया। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर एक शख्स को नोट देते हुए कैमरे में कैद हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में औरंगाबाद में मतदाताओं का जोरदार उत्साह देखने को मिला। यहां लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान किया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद से गांव में तनाव है, जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के मानधाता इलाके में सड़क हादसे में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से अनुप्रिया पटेल मिलने पहुंची और उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर अपना दल एस की तरफ से सहयोग राशि दी गई और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। और इस वक्त हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में आज एक तरफ पहले चरण का दंगल था तो दूसरी ओर दूसरे चरण की तैयारी भी दिखी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 रैलियां की। पीएम मोदी पहले दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद पटना में गरजे, तो वहीं राहुल गांधी ने भी वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर के बाद दरभंगा में दूसरी रैली की। हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषण में लालू और तेजस्वी यादव निशाने पर थे। पीएम ने बिहार की जनता से कोरोना और जंगल राज को हराने की अपील की, तो वहीं राहुल ने सरकार पर 2 करोड़ नौकरी नहीं देने बल्कि नौकरी छीनने का आरोप लगाया। लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल कर भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाऊं, रोजगार कहां मिलेगा? आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं।